अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल है और मैं एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर हूँ। लेकिन अब मैं सऊदी अरब के सुनसान रास्तों पर माल सप्लाई करता हूँ। मेरा काम अब सऊदी अरब में है। यहाँ के रास्ते दिन के वक्त आम लगते हैं। धूप छोटी छोटी रेत की लहरों पर गिरती है और हवा भी गर्मी से भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही रास्ते एक अजीब सी वीरानी में डूब जाते हैं। आसपास सिर्फ रेगिस्तान होता है। बहुत दूर कहीं सिर्फ एक पेट्रोल पंप नज़र आ जाता है। कभी कभार सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज़ और कभी कभी टायर्स के नीचे से गुजरती रेत की हल्की सी सरसराहट और कभी एक अजीब सा एहसास जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। मेरी ज़िंदगी के बहुत सफ़र अजीब रहे हैं, लेकिन एक सफ़र ऐसा था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। एक ऐसी रात जो अब भी याद आए तो मुझे डर महसूस होने लगता है। उस रात मुझे एक अर्जेंट माल सप्लाई लेकर रियाद से ताबुक जाना था। ये एक लंबा सफ़र था और मुझे आधी रात के वक्त डेजर्ट हाईवे पर अकेला ही चलना था। ये रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, खासकर रात के वक्त, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप भी बहुत दूर दूर हैं और अगर ट्रक किसी वजह से बंद हो जाए तो किसी की मदद मिलना मुश्किल होता है। मैं अपना ट्रक 80 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा था। सामने सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और उसके आगे एक ना ख़त्म होने वाला अंधेरा। इधर उधर देखो तो सिर्फ रेगिस्तान, जिसमें हवाएं रेत को ऐसे उड़ा रही थी जैसे कोई पुरानी कहानियों का भूत जिंदा हो रहा हो। कभी कभी हवा इतनी तेज़ होती थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई ट्रक के करीब से भाग कर गुजरा हो। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मैंने सामने रोड के बीच एक आदमी को खड़ा नहीं देखा। पहले मुझे लगा कि कोई मुसाफिर होगा या शायद कोई ऐसा जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई होगी। रात के वक्त किसी इंसान का ऐसे अकेले हाईवे पे खड़ा होना अजीब ज़रूर था, लेकिन इतना डरावना नहीं था जितने अगले चंद लम्हों में होने वाला था। जैसे ही मेरा ट्रक उस आदमी के नज़दीक आया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो आदमी हिल नहीं रहा था, जैसे एक मूर्ति हो। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन जब हेडलाइट्स उसके चेहरे तक पहुंची तो एक अजीब बात देखी। उसका चेहरा पूरा स्याह था, जैसे अंधेरे ने उसके चेहरे को लपेट रखा हो। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक अंधेरा सा कालापन। और तभी जैसे ही ट्रक उसके करीब से गुजरा, मुझे एक हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। पतली, सर्द और अजीब सी हंसी जो सिर्फ चंद सेकंडों के लिए थी, लेकिन जैसे मेरे दिमाग में एक डर का बोझ दे दिया उसने। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा और मैंने अपना सफ़र जारी रखा। शायद अंधेरे का कोई धोखा था या मेरी आंखों का वहम। ये सोचकर मैंने अपने आप को तसल्ली देने चाहिए, लेकिन बस 15 मिनट बाद जब मैंने अपनी हेडलाइट्स के सामने एक रास्ता देखा तो मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वही आदमी वापस रोड के बीच खड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। अभी तो मैंने उस आदमी को पीछे छोड़ा था, फिर ये दोबारा सामने कैसे आ गया? क्या ये कोई और शख्स था जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी? लेकिन दिल की किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी थी। मेरे हाथ ठंडे होने लगे, जैसे खून जिस्म में जम गया हो। मैंने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। शायद ही मेरा वहम हो, शायद थकान की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रही हो, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ये सब भूलने के लिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इंजन तेज़ हो गया, जिससे कि इंजन की आवाज़ तेज़ हो गई। टायर्स सूखे रास्ते को चीर रहे थे और मैंने बिना इधर उधर देखे सिर्फ सीधा देख रहा था। पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। तभी एक अजीब ख्याल आया, अगर ये सच में वहम था तो मैं अपने रियर व्यू मिरर में देखकर कंफर्म कर सकता था। मैंने धीरे से नज़र उठाकर मिरर में देखा और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो आदमी अब मेरे ट्रक के पीछे भाग रहा था, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। उसका भागना एक आम इंसान की तरह नहीं था। उसके पैर उल्टे थे, जैसे कोई मुर्दा जिंदा होकर वापस आया हो।
जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक हो जो इंसानों की तरह दिखती है मगर इंसान ना हो। मेरा दिमाग एक पल के लिए जम गया। धड़कन इतनी तेज़ हो गई जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। ये जो भी था ये कोई आम इंसान नहीं था, ये कुछ और ही था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ट्रक के पैडल ज़ोर से दबा दिए। फुल स्पीड इंजन ज़ोरों से चलने लगा और ट्रक हवा से बातें करने लगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ को सोच रहा था, मुझे बस इस जगह से निकलना है। पर जैसे ही एक तेज़ मोड़ आया, एक और अजीब चीज़ होने लगी। ट्रक का स्टीयरिंग भारी होने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैंने ज़ोर लगाया, स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। जैसे कोई इनविजिबल ताकत मेरे हाथों से पावर छीन चुकी हो, जैसे किसी और के हाथों में कंट्रोल चला गया हो। ट्रक अब मेरे बस में नहीं था। और तब मुझे एक और चीज़ महसूस हुई। मेरा ट्रक के अंदर कोई और भी था। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं, हाथ पसीने से भर चुके थे और दिमाग एक अजीब सी गुबार में डूबा हुआ था। जो कुछ हो रहा था वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना है। मैंने ज़ोर लगाकर स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी और के कब्ज़े में था। फिर अचानक एक झटका लगा, एक ज़ोर का धक्का लगा और ट्रक एकदम से बंद हो गया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा छा गया। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी जो वाइंडशील्ड से अंदर आ रही थी, लेकिन वो भी इतनी कमज़ोर थी कि बस ट्रक की डैशबोर्ड तक ही पहुंच पा रही थी। इंजन बिल्कुल बंद हो चुका था, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था और ये सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे हवा भी रुक गई हो। मैंने फ़ौरन इग्निशन स्टार्ट करने की कोशिश की, एक बार, दो बार, तीसरी बार, पर इंजन बिल्कुल डेड था। उस वक्त एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, जैसे कोई मेरे करीब ही है, मेरे ट्रक के अंदर है, मेरे साथ है। और तभी एक क्रीपी हंसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल पास से थी, जैसे मेरे कान के बिल्कुल करीब कोई हल्के से हंस रहा हो। मेरा गला सूख गया, हाथ एकदम जम गए। धीरे से मैंने अपनी सांस अंदर खींची और साइड मिरर की तरफ देखा। जो देखा उसने मेरी रूह हिला कर रख दी। वो आदमी मेरे ट्रक की वाइंडशील्ड पे लटका हुआ था। उसका चेहरा एकदम अजीब सा था, जैसे वो इंसान ही ना हो। कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ एक बड़ी सी स्याह अंधेरी खाली जगह थी जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी। एक बेजान डरावना चेहरा और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी अजीब ही मकसद से यहाँ आया हो। और तभी उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, मत जा, रुक जा, रुक जा। उसकी आवाज़ एकदम पतली, सर्द और अजीब सी थी, जैसे एक सदियों पुराना साया मुझे बुला रहा हो। मेरा दिल चाहता था कि बस आंखें बंद कर लूं, चिल्लाऊं, ट्रक से नीचे कूद जाऊं, पर पैर मेरे जम से गए थे, जैसे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन फिर एक चीज़ याद आई, कुरान। मैंने फ़ौरन अपने होंठ हिलाए और सूरह फलक पढ़ना शुरू की। हर लफ्ज़ के साथ मेरी आवाज़ तेज़ होती गई। जैसे ही मैंने सूरह मुकम्मल की, वो शख्स ने अचानक एक ज़ोर की चीख मारी और एक पल में ही गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, जैसे सिर्फ एक साया था जो रोशनी से मिट गया। मेरा ट्रक फिर भी बंद था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि हवा एकदम हल्की हो गई है, जैसे कोई भारी चीज़ मेरे आसपास से हट गई हो। मैंने कांपते हाथों से इग्निशन घुमाया और इंजन एकदम स्टार्ट हो गया। बिना एक सेकंड सोचे मैंने क्लच छोड़ा और फुल स्पीड पे ट्रक भगा दिया। मुझे नहीं पता वो क्या था, क्यों आया था, लेकिन एक बात समझ आ गई थी। डेजर्ट के इन सुनसान रास्तों पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमियों की नहीं, किसी और की हैं। जब मैं तबुक पहुंचा तो एक लोकल अरबी मैकेनिक के पास गया, सिर्फ ट्रक का चेकअप करवाने के लिए, बल्कि अपनी जहनी हालत संभालने के लिए। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। वो आदमी जो रोड के बीच खड़ा हुआ था, वो उल्टे पैर, वाइंडशील्ड पर लटकना और वो अजीब हंसी। मेरी बात सुनकर मैकेनिक एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुझे एक गहरी नज़र से देखा और सिर्फ एक ही बात बोली, तुमने उस रास्ते पे सफ़र किया है
जहां लोग कहते हैं कि शैतान ट्रक्स को रोककर उनका इम्तिहान लेते हैं। तुम लकी हो जो बच गए, बहुत लोग वापस नहीं आते। उसकी बात सुनकर एक ठंडा सा झटका मेरी रूह तक उतार गया। क्या मैंने किसी ऐसे रास्ते पर सफ़र किया जो इंसानों के लिए नहीं था? क्या वो कोई जिन था जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई और ही चीज़ थी, कोई ऐसी मखलूक जो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो अकेले होते हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात को उस हाईवे पर सफ़र नहीं किया, चाहे जितनी भी ज़रूरत हो, चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो। मैं रात के वक्त कभी भी उस रास्ते पे वापस नहीं गया। मैं आज तक नहीं जानता कि वो कोई जिन था, कोई भूत, या सिर्फ एक नज़र का धोखा। लेकिन एक बात सच थी, सऊदीया के कुछ रास्ते सिर्फ दिन के लिए बने होते हैं, रात को ये किसी और के हवाले होते हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो रात के वक्त एक ट्रक स्टॉप पर काम करती थी। ये एक छोटा सा शहर था और यहाँ काफ़ी पुरअमन माहौल होता था। 4 साल से जब ये जगह खुली हुई थी तब सिर्फ 3 वाक़यात हुए थे। एक ट्रक ड्राइवर लुट गया था, एक औरत का ग्रुप गिरफ्तार हुआ था और एक आदमी ओवरडोज से मर गया था। मुझे कभी ज़्यादा डर महसूस नहीं होता था, मगर मेरे कुछ साथी थोड़े परेशान रहते थे कि मैं एक जवान लड़की रात के वक्त सिर्फ एक और एम्प्लॉय के साथ काम करती थी। लेकिन यहाँ ज़्यादा रश नहीं होता था। पहले घंटे में सिर्फ 3 या 4 ट्रक ड्राइवर आते थे। कभी कोई बंदा बहुत ज़्यादा भूखा होता था जो कि ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देता था, नहीं तो आमतौर पर हर घंटे में कुछ नॉर्मल लोग ही आते थे। इस वजह से मुझे ज़्यादा वक्त ओवन साफ़ करने, बर्तन धोने और लॉबी डीप क्लीन करने में लगता था। जब कस्टमर नहीं होते थे तो मैं अपनी असाइनमेंट्स भी कर लेती थी। एक दिन जब मैं ये जॉब छोड़ने वाली थी, सुबह के तकरीबन 5 बजे एक बंदा अंदर आया। मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी और मेरा कोवर्कर भी पहले ही वहाँ आ गया था ताकि कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर सके। मैं यूजुअल तरीके से उसके लिए सैंडविच बना रही थी। हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो रही थी, सब कुछ आम लग रहा था और उसने बताया कि वो न्यूयॉर्क से विस्कोसिन जा रहा है। मुझसे पूछा कि मेरी रात कैसी गुजरी। जब मैं उसका सैंडविच पैक करके कैशियर पे लाई तो इसको एक छोटा सा डिस्काउंट भी दे दिया क्योंकि वो ठीक लग रहा था। मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी और मुझे बस घर जाकर कुछ घंटे आराम करना था। लेकिन जब मैंने उससे पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तभी सब कुछ गलत होने लगा। उसने मेरे हाथ पर सिक्के गिराए और अचानक उसकी पकड़ मेरी रिस्ट पर मजबूत हो गई। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि मैं ये काउंटर की दूसरी तरफ फर्श पर गिर चुकी हूँ। उसने मुझे ज़बरदस्ती काउंटर के ऊपर से खींच लिया था और अब भी मेरी कलाई को मजबूती से पकड़े हुआ था वो। खुशकिस्मती से मेरा कोवर्कर वहाँ ही था। मैनेजर उस वक्त बाथरूम गया हुआ था, इसलिए उस शख्स को ये लगा कि सिर्फ मैं ही वहाँ हूँ। मगर मेरा कोवर्कर कैमरास देख रहा था और उसने सब कुछ लाइव देख लिया था। जैसे ही वो भागकर बाहर आया, मैं ज़मीन पर गिरी और जिसने मुझे पकड़ा हुआ था वो भागकर बाहर चला गया और मेरे कोवर्कर ने फ़ौरन भागकर उस शख्स का पीछा किया। लेकिन वो उसके पीछे दूर तक नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि कहीं बाहर और लोग भी ना हों जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। वो फ़ौरन वापस अंदर आया, दरवाज़ा लॉक किया और मैनेजर को चिल्लाकर कहा कि पुलिस बुलाओ। पुलिस आई, उन्होंने जगह को सर्च किया, सिक्योरिटी कैमरास देखे, मगर उस शख्स का कोई अता पता नहीं चला। वो बस हवा में गायब हो चुका था जैसे, और फिर कभी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था और नोटिस दे दिया था। लेकिन मुझे उस वक्त दिन के शिफ्ट पर लगा दिया गया था ताकि मुझे रात के वक्त काम ना करना पड़े। उस दिन के बाद हमारी ट्रक स्टॉप ने ये पॉलिसी बना दी कि
अब से रात पे शिफ्ट हर जगह 2 लोग होंगे। आज भी ये जगह मेरे घर से सिर्फ आधा घंटा दूर है, मगर इन 8 सालों में मैंने वहाँ दोबारा कदम नहीं रखा रात के वक्त। ये यादें अब भी मेरे जहन में ताज़ा हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरी यूनिवर्सिटी के तीसरे साल का है। मैं 22 साल की लड़की हूँ। मैं अपने गांव से, जो कि पंजाब के शहर गुजरात के पास है, लाहौर में अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी। ये सफ़र तकरीबन 6 घंटे का था। मैं हर 4 से 6 हफ्ते बाद ये सफ़र करती थी अपने घर वालों और अपने दूर रहने वाले दोस्तों से मिलने के लिए। लाहौर जाने के 2 रास्ते थे। एक तो मोटरवे का जो सियालकोट से होते हुए जाता था, और दूसरा जीटी रोड का रास्ता जो थोड़ा लंबा था लेकिन छोटी छोटी आबादियों से गुजरता था। मैं अक्सर जीटी रोड वाले रास्ते लेती हूँ क्योंकि रात में स्पीड लिमिट बदलने और छोटी छोटी आबादियों से गुजरने की वजह से नींद नहीं आती थी। मगर इस दफ़ा मौसम काफ़ी सर्दी वाला था और बारिश का इम्कान भी था, इसलिए मैं मोटरवे से गई। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। एक के बाद एक ट्रू क्राइम कहानी सुन रही थी। जब मैं लाहौर से तकरीबन 1 घंटा दूर थी तो अचानक ट्रैफिक रुक गया। अंधेरा भी पूरी तरह हो चुका था और उस रात इतवार थी। मैं सिर्फ घर पहुंचकर आराम करना चाहती थी ताकि अगले दिन यूनिवर्सिटी जा सकूं। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी गाड़ियां साइड से निकलने लगीं, जिसका मतलब था कोई हादसा हुआ है। काफ़ी देर रुकने के बाद ट्रैफिक धीरे धीरे चलना शुरू हुई। मोटरवे से उतरने के बाद मेरी यूनिवर्सिटी तक का रास्ता 1 घंटे का है। जैसे ही मैं हादसे वाली जगह से गुजरी, कुछ अजीब हुआ। मैं मान लेती हूँ कि मुझे मोटरवे पे तेज़ चलाने की आदत है, ख़ासकर जब रास्ता लंबा हो। मैं रोड के दाएं वाली लाइन में थी और मेरी आगे वाली गाड़ी के दरमियान अच्छा खासा फासला था जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गया है, इतना करीब कि उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों में लग रही थी। मैंने गुस्से में बोला, ये क्या मसला है? ट्रैफिक अब ज़्यादा नहीं था और वो आसानी से बाएं लेने से गुजर सकता था। फिर उसने अपनी हेडलाइट्स ब्लिंक करना शुरू की और हॉर्न बजाया। मुझे समझ नहीं आई कि क्या मसला है इसे। मैंने अपना पॉडकास्ट बंद किया और अपना दाएं रेयर व्यू मिरर पे देखा। वो गाड़ी लगातार लाइट्स फ्लैश कर रही थी, मेरी आंखों को अंधेरे में अंधा कर रही थी। मैं फ़ौरन लेफ़्ट लाइन लेने गई और कुछ गाड़ियों को ओवरटेक करके उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी हर हरकत की नकल कर रहा था। मैं एक जवान लड़की हूँ और मैं इतना ट्रू क्राइम कहानियाँ सुन रखी हैं कि मुझे अच्छा खासा डर महसूस होता है। थोड़े दिन पहले भी सोशल मीडिया पे मैं ये पढ़ चुकी थी कि कुछ लड़कियों जो मेरी यूनिवर्सिटी से हैं उनका सामना कुछ अच्छे लोगों से नहीं हुआ था। अखबार में भी एक दफ़ा पूरी रिपोर्ट छपी थी कि मोटरवे के आसपास ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस सामने आए हैं। ये मोटरवे पूरे मुल्क से गुजरते हैं और इसलिए लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं इसमें। मैंने उस खौफनाक सोच को झटका दिया और स्पीड बढ़ा दी। मैं लगातार 130 की स्पीड से चल रही थी। सिर्फ तभी स्लो होती थी जब कोई ओवरटेक करता था मुझे, मगर वो गाड़ी अब भी मेरे पीछे थी, बार बार लाइट्स फ्लैश करते हुए, और कभी भी 3-4 गाड़ियों से ज़्यादा दूर नहीं होती थी मुझसे। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब पहुंची, तब भी वो गाड़ी मेरे पीछे ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रोकने पर मजबूर करना चाह रहे हों। मैं सोचने लगी, क्या मेरी गाड़ी में कोई मसला है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा? लेकिन मोटरवे के किनारे रात के अंधेरे और बारिश में रुकना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती। ऐसी ही कहानियाँ अर्बन लेजेंड्स और हॉरर फिल्में बनती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बाद में सोचा कि मुझे सीधा पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं इतनी घबरा गई थी कि कुछ समझ नहीं आया। मैंने पिछले 1 घंटे का सोचा, क्या मैं किसी को कट किया था? शायद नहीं। मैं अच्छी ड्राइवर हूँ और अपना काम से काम रखती हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करती। मैं बेवकूफ़ी से अपना फ्लैट की तरफ चल पड़ी। गाड़ी अब भी मेरे पीछे थी। कभी कभी लाइट फ्लैश करती, मगर हॉर्न नहीं बजाया उसने अब, लेकिन वो मेरे बम्पर से चिपकी रही। तब मुझे पैनिक होने लगा।
अगर ये बंदा मेरे साथ घर तक आ गया तो क्या होगा? क्या मैं पुलिस को कॉल करूं कि वो इस गाड़ी को ढूंढे, जबकि मैं शहर में इधर उधर घूम रही हूं? जब मैं कैंपस के पास एक छोटी एग्जिट के करीब पहुंची तो मुझे एक आइडिया आया। मैंने जानबूझकर राइट लेना चाहा। आखिरी लम्हे में मैंने स्टीयरिंग व्हील जोर से घुमा दिया और ग्रेवल शोल्डर से सीधा एग्जिट रैंप पर चली गई, इतनी स्पीड से कि थोड़ा और होता तो घास में चली जाती। जैसे ही मैं नीचे की तरफ गई, मैंने ऊपर फ्लाईओवर की तरफ देखा तो वो गाड़ी झट से रुक गई और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी और घर तक पूरा रास्ते अपने दोस्त से फ़ोन पर बातें करती रही। मैंने उस गाड़ी का नंबर प्लेट या मॉडल ढंग से नहीं देखा था, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर सकी। मुझे आज तक नहीं पता कि उस रात असल में क्या हो रहा था। शायद वो बंदा मुझे तभी देख चुका था जब ट्रैफिक रुक गई थी और इमरजेंसी व्हीकल्स गुजर रही थी। मेरी गाड़ी के पीछे मेरी यूनिवर्सिटी का स्टिकर लगा हुआ है, जिसे आसानी से समझ आ जाता है कि मैं एक अकेली जवान लड़की हूँ। उसको बस एक बार मेरी तरफ देखना था और वो जान जाता कि मैं अकेली हूँ या नहीं। मोटरवे पर अंधेरी रात में, और फिर उसके इरादे शायद कुछ और ही थे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं अपनी मिड्स 20 में था तो मैं एक साइड जॉब करता था जो जानदार जानवरों को पकड़ने की थी, जो लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं वो जानवर। ये काम मैं पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ करता था। ये गर्मी का मौसम था जब मुझे रावलपिंडी के एक लोकल पार्क से कॉल आई। उन्होंने नया मछलियों का तालाब बनाया था और बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इसके इर्द गिर्द रहें और इससे खुश हों, लुत्फ़अंदोज़ हों। और उन्हें वहाँ कुछ छोटी निशानियाँ मिली थी, जैसे कि ओटर के पंजों के निशान। उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि अगर ओटर वहाँ रहे तो वो तमाम मछलियाँ खा जाते हैं। मुझे पार्क के मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ा कि मैं अजीबोगरीब टाइम्स पर वहाँ आता रहूँगा, क्योंकि मेरा असल जॉब कुछ और था। मैं सिर्फ जिंदा फंदे लगाता था ताकि जानवर को ज़ख्मी किए बगैर किसी और महफूज जगह ले जाके छोड़ सकूं। पहली रात मैं अपने दोस्त अली के साथ गया वहाँ पर। उसने कहा कि वो भी देखेगा कि मैं कैसे ट्रैप्स लगाता हूँ। हम दोनों उस छोटे से ब्रिज पर थे जब तालाब के अंदर जाने वाले पानी के रास्ते को कवर करती थी, ताकि हम देखें कि ओटर पानी में कैसे आ रहे हैं और बिना किसी को नज़र आए। जब हम जिंदगी के मुतालिक गपशप कर रहे थे, मुझे एक शख्स रास्ते से हमारी तरफ आते नज़र आया। ये पार्क पब्लिक था, इसलिए लोग अंधेरा होने के बाद भी कुछ हदूद तक अंदर आ सकते थे। मगर मुझे अजीब लगा तब जब मैंने देखा कि वो शख्स गर्मी के बावजूद लंबी पैंट और हुडी पहने हुए था। मैं तो सिर्फ बैठा था और पसीने में भीग गया था, और ये शख्स ऐसा खड़ा था जैसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो उसे। जब वो करीब आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेरे दोस्त ने उसकी तरफ पीट करके गपशप जारी रखी, मगर मेरी नज़र उस पर टिकी रही। जब वो लगभग 6 फुट के फासले पर था तो उसकी टांगें गायब होने लगी और धीरे धीरे उसका जिस्म धुंधला होता गया, और फिर एक मखसूस जगह पर पहुंचकर पूरी तरफ गायब हो गया वो। मेरा दोस्त एकदम चुप हो गया और बोला, यार वो बंदा कहाँ गया? और मुझे देख कर बोला वो, ओ भाई, तू तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है, जैसे भूत देख लिया हो तूने तो। मैं सिर्फ ये कह सका, वो चला गया यार, बिल्कुल गायब हो गया मेरी आंखों के सामने से, कुछ भी नहीं बचा। फिर मैंने देखा कि अली ट्रक की तरफ भाग रहा था। मैंने आसपास देखा कि शायद वो शख्स किसी और जगह चला गया हो, मगर कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अली चिल्ला रहा था, ट्रक में आ जल्दी। मैं भागता हुआ ट्रक की तरफ गया और हम दोनों वहाँ से निकल गए। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने अपने रूममेट की तस्बीह उठाई और दुआ करने लगा। मैं सिर्फ बैठा रहा और कहा कि हमें वापस जाना होगा। उसने कहा कि बिना किसी हिफाजत के नहीं जा सकते हम। अगली रात हमने अपने तीसरे दोस्त हमजा को भी साथ ले जाने का प्लान बनाया, मगर इससे पहले हमने पार्क के मैनेजर से बात की, एक्सपेक्टिंग कि वो हमें पागल कहेगा और निकाल देगा। मगर जब हमने उससे पूछा तो
उसने कहा कि कुछ अरसा पहले एक जवान लड़का जो वहाँ के जानवरों का ख्याल रखता था, उसने खुदकुशी कर ली थी। उसके लिए यहाँ की एक फिट क्लिनिक ने यादगार भी बनाई थी। उसने कहा कि वो लड़का हमेशा हुडी पहनता था और थोड़ा अलग सा रहता था। उसका रवैया कुछ खासा बोरिंग सा होता था। फिर उसने हमें मशवरा दिया कि आज रात कैमरा ज़रूर लेकर जाएं। तो हमने प्लान बनाया, कैमरा उठाया और हमजा को लेकर रात को फिर वहाँ चले गए। मैंने फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए थे, जो शायद सबसे बड़ी गलती थी। हमने पहले उसी जगह कुछ देर तक तस्वीर और वीडियोस बनाई जहाँ वो शख्स पहले दिखा था, मगर कुछ नहीं मिला वहाँ पर। फिर हम उस ट्रायल पर चल दिए जहाँ से वो आया था। थोड़ा दूर चलकर मैंने कहा, रुको, मैं ज़रा वॉशरूम का काम कर लूँ। ट्रायल थोड़ा रोशन था मगर ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर। अचानक मैंने देखा कि साया जंगल से निकलकर ट्रायल पर आया और दूर चला गया। मैंने दोस्तों को कहा कि चलते रहो ताकि अंधेरा पीछे से कोई शैडो तो नहीं डाल रहा। फिर सोचा कि अगर ये शख्स था तो चलने की आवाज़ क्यों नहीं आई जब वो पेव्ड पाथ पर चला। फिर हमने देखा कि वो साया हमारे सामने ट्रायल पर था। मैंने चिल्लाया, पीछे से आ रहे हैं, ताकि अगर कोई शख्स हो तो डर ना जाए। मगर वो साया वहीं रुक गया। हम भी रुक गए क्योंकि अब वो लाइट के नीचे था और पूरा का पूरा काला इंसानी जिस्म था वो। हम लगभग उससे काफ़ी दूर थे और उसने हमारी तरफ देखा, 2 लाल आंखों के साथ। अली बोला, यार हम कोई मुसीबत नहीं चाहते। फिर वो साया बहुत तेज़ रफ्तार से ट्रायल पर आगे पीछे चलने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत की और कुछ कदम आगे बढ़ा। तभी वो साया और बड़ा हो गया, लाल आंखों के साथ और खौफनाक अंदाज में हमारी तरफ देखने लगा। फिर मैं पीछे हटा तो वो वापस पेसिंग में लग गया, मगर अब उसकी टांगें नहीं थी। फिर मैंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की। गलती कर दी शायद मैंने। जैसे ही करीब गया उसका चेहरा अब सफ़ेद हो गया था और जिस्म काला और मुंह खुला हुआ था। वो हमारी तरफ भागा। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों को क्रॉस कर गया। वो भी चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। मैं सबसे पहले ट्रक तक पहुंच गया। ट्रक की लाइट से ट्रायल रोशन था। मैंने देखा कि वो चीज़ उनके पीछे थी। मैं इतना डरा हुआ था कि चाबी इग्निशन में नहीं डाल पा रहा था। अली ने एक अजीब से चक्कर मारकर जैसे उस चीज़ को रोकने की कोशिश की हो। वो चीज़ रुक गई और ट्रायल पर वापस चली गई, लेकिन अब उसमें रोशनी सी चमक रही थी। जैसे ही मेरे दोस्त ट्रक में बैठा, मैंने इंजन स्टार्ट किया और चीज़ ने वापस हमारी तरफ देखा। मैंने सोचा कि ये क्या भला है, पता नहीं, और मैंने रिवर्स गियर में गाड़ी डाली और वहाँ से भाग निकले। जब हम रास्ते में थे तो मैंने महसूस किया कि मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। तब मुझे याद आया कि मैं फ्लिप फ्लॉप्स वहाँ छोड़ आया हूँ। मैंने अली से कैमरे का पूछा तो उसने कहा कि उसने वो चीज़ पर फेंक दिया था जब वो चमक रही थी। मुझे अब तक नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, ना मुझे परवाह है कि मेरे फ्लिप फ्लॉप्स मिलें या कैमरा, क्योंकि मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाना चाहूँगा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी 37 साल का हूँ और ये वाक़या कई साल पहले हुआ था जब मैं तकरीबन 11 से 12 साल का था। ये वाक़या उस मस्जिद में हुआ जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं एक पुरानी और बड़ी मस्जिद में पला बड़ा जो लगभग 1950 के आसपास बनी थी। तो ये कहना कि इस जगह की तारीख गहरी थी किसी तौर पर भी गलत ना होगा। हमारी मस्जिद के बेसमेंट में एक हॉल था जहाँ लोग बैठकर मिलते थे, जहाँ लोग बैठकर आपस में गपशप कर लेते थे। एक छोटा सा किचन था और एक कमरा था जो नौजवानों के लिए मुख्त कर दिया गया था। उस नौजवानों के कमरे के साथ बल्कि एक और कमरा था जिसे हम दुआ का कमरा कहते थे। ये एक छोटी सी जगह थी जहाँ एक बेंच था और एक छोटी सी जगह जहाँ लोग चुपचाप बैठकर दुआ या तस्बीह करते थे।
बचपन में हमेशा दूसरे बच्चों से सुनता रहता था कि इस दुआ के कमरे में कोई भूत रहता है, लेकिन मैं हमेशा इसे सिर्फ अंधेरे और बचपन की तसव्वुरात समझकर भूल जाता था। हमारे इमाम साहब, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो एक बहुत ही ईमानदार और प्यार करने वाले शख्स थे। वो अक्सर अपनी बीवी के साथ हमारे घर आते थे। मैं उन्हें दादा अब्बू और उनकी बीवी को दादी समझता था, और वो मुझे, मेरी बहन और भाई को अपने पोते पोती की तरह प्यार करते थे। जब मैंने उनसे उस भूत का पूछा जो कि उस दुआ वाले कमरे में मुझे बताया गया था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कभी उस कमरे में किसी को देखा था, लेकिन जब वो अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था। उनका कहना था कि वो जो भी था वो सिर्फ दुआ में मसरूफ़ था और हर चीज़ पुरसकून थी, इसलिए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ हफ्ते गुजर गए और मस्जिद में एक रात भर रुकने का इंतज़ाम हुआ, कुछ तबलीगी जमात टाइप। हम सब वो कमरे में सो रहे थे जो नौजवानों के लिए था, और जैसे कि अक्सर होता है, मैंने नींद का नाटक किया और इंतज़ार करता रहा कि सब सो जाएं। मुझे देखना था कि क्या मैं भी उस शख्सियत को देख सकता हूँ। जब सब सो गए तो मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। अब हालवे में बहुत अंधेरा था। वो हालवे कुछ काफ़ी पुरसरार लग रहा था। मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि खुद को हिम्मत कैसे दूं कि आगे बढ़ूं, कि अचानक मुझे उस कमरे की तरफ से हल्की सी रोशनी और एक हल्की सी खुशबू सी सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन मुझे लगा शायद कोई और भी मेरी तरह इस शख्सियत को देखना चाहता है। मैंने दीवार पर हाथ रखा और अंधेरे में उसे रास्ता बनाया। बाहर की रोशनी सिर्फ हल्की सी दीवारों के छोटे शीशे से नज़र आ रही थी। उस कमरे के दरवाजे में एक छोटी सी चकोर खिड़की थी जहाँ से अंदर देखा जा सकता था। मैं इतना लंबा था कि मुश्किल से ही अंदर झांक पाता। जैसे जैसे मैं नज़दीक गया वो थोड़ी सी तेज़ हो गई। मुझे लगा कि शायद कोई और भी अपने दोस्त के साथ ही उस कमरे में चला गया हो और वो चुप रहना चाह रहे हों। मैंने हाथ बढ़ाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। दरवाज़ा हिलाया लेकिन हिल भी नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि अगर कोई अंदर गया है तो खुद को अंदर से लॉक क्यों किया। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और शीशे से अंदर झांका तो जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मुझे नहीं पता था कि वो मर्द था या औरत, बस एक साया था जो पीठ मोड़ कर अल्टर के सामने झुका हुआ था, सर नीचे झुका हुआ था, और मुझे उस साए के अंदर से रोशनी दिखाई दे रही थी जो शीशे से अंदर आ रही थी। मैं एकदम पीछे को कूद गया। जो कुछ देखा उसने मेरी सांस रोक दी। भागना चाहता था, छुपना चाहता था, लेकिन डर लग रहा था कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए। मैं बस वहाँ जम गया। फिर अचानक उस कमरे से जो आवाज़ आ रही थी हल्की सी, वो रुक गई। मैं दोबारा धीरे से झांका। कमरा बिल्कुल खाली था। मैं हालांकि बाहर था, कोई बाहर नहीं आया। मेरे जहन में सिर्फ ये सोच थी कि ये कोई मखलूक मुझे देख रही है, छुपकर, और किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर देगी। मैं फुल ताकत से वहाँ से भागा, हालवे से गुजरता हुआ वापस कमरे में आ गया और बाकी रात कंबल के अंदर छुप कर गुजारी। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।